वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या फिर रो वाइब्रेशनल यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कंपाउंड्स। और ये टेक्निक हम गैस फेज मॉलिक्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडेंस्ड फेज मॉलिक्यूल्स के लिए या सब्सटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रॉड टर्म है जिसके दो मेन टाइप्स हैं। एक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डालते हैं, सैंपल के ऊपर डालते हैं। उसके बाद में हम मेजर करते हैं कि इन आईआर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कितना हुआ या फिर ट्रांसमिटेंस कितना हुआ। हम दोनों तरह की यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कितनी रेडिएशन सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी ट्रांसमिट कर रहा है, दोनों मेजर करके हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस नहीं देखते बल्कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। और यहाँ पे हम विजिबल, जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली विजिबल रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि एक सैंपल कितनी रेडिएशंस स्कैटर कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्कैटर हो रही है और कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्कैटर नहीं हो रही। तो ये है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं, या हम अलग यूनिट में डिस्कस करेंगे। जब भी हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हालांकि ये दोनों वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, लेकिन यहाँ पे जो डील करने वाले हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ वो है एक्चुअल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वाला हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं इस यूनिट में, ठीक है। अब आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है यानी आईआर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये है लिंक्ड विद चेंज इन डायपोल मोमेंट। चेंज इन डायपोल मोमेंट ये याद रखना, यानी जिन भी मॉलिक्यूल्स में आईआर रेडिएशन से डायपोल मोमेंट चेंज हो सकता है, यानी आईआर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से डायपोल मोमेंट चेंज हो सकता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट का क्या लोचा है या कंसेप्ट है, ये हम यहाँ पे पहले समझेंगे। देखो, डायपोल मोमेंट जो रहता है वो हम कहते हैं वो बराबर रहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एक पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिखते हैं Q, और इन के न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं D। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट एक तो इस चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा इन न्यूक्लियाई के दरमियान इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। ये एक मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूँ मैं, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड। और हमें मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, यानी वो स्टैटिक नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। मैं कह सकता हूँ फिर ये बॉन्ड जो है ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया हमने, दो एटम्स का मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। तो ऑसिलेशन का मतलब जो है वो यहाँ पे ये है कि ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है यानी स्ट्रेचिंग हो सकता है, या ये डिक्रीज भी हो सकता है यानी कंप्रेशन। अब इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन का जो एवरेज रहता है, या मैं जिसे कहूँगा कि इक्विलिब्रियम मोशन जहाँ पे आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो रहती है इन एटम्स की, या मैं ऐसा कहूँगा कि जब ये मोशन स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उस वक्त जो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस रहती है उसी को हम एक्चुअली बॉन्ड लेंथ कहते हैं।
ये एक्चुअली एक एवरेज टाइप का लेंथ है, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँगा कि इक्विलिब्रियम लेंथ जो रहेगा उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ, यानी उस टाइम पे जो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस होगा जब मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होगी तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। वरना मॉलिक्यूल जो ये एकदम रुका हुआ नहीं रहता है, इसके एटम्स एकदम रुके हुए नहीं रहते, ये एक फिक्स लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम लेंथ है, फिक्स लेंथ नहीं। ये स्ट्रेच भी होती रहती है, कंप्रेस भी होती रहती है। अब इसमें जो इक्विलिब्रियम लेंथ रहता है यानी वो लेंथ जहाँ पे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम हो जाती है, यानी जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो उस टाइम पे जो इन न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस रहता है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। वरना मॉलिक्यूल में एटम्स कभी भी खामोश नहीं बैठते, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते रहते हैं। क्लियर? अब इस चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम लेंथ है, ठीक है, एक दरमियान की लेंथ। फिर मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहा है, फिर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, फिर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। मान लीजिए पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, फिर स्ट्रेच हो गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। तो इक्विलिब्रियम, स्ट्रेच, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस, फिर इक्विलिब्रियम, फिर स्ट्रेच, फिर इक्विलिब्रियम, फिर कंप्रेस। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ही करते रहता, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेच, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेच, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस। तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिवली चलते रहता है, या मैं बोलूँगा यहाँ पे पीरियडिकली ये चलता रहता है। पहले इक्विलिब्रियम, फिर स्ट्रेचिंग, फिर इक्विलिब्रियम, फिर कंप्रेस, फिर इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीरियडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर। इस पीरियडिक डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो है उसके एटम्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये पीरियडिकली डिस्प्लेस होते रहते हैं, तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रही है। इसी तरह से अगर एक ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ के साथ साथ में बॉन्ड एंगल भी पीरियडिकली चेंज होते रहता है ऐसे। तो वहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम बॉन्ड एंगल बनेगा और बाकी ऐसे करते रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो, इससे लेंथ कभी कम, कभी इक्विलिब्रियम पे तो कभी ज़्यादा होती है, ठीक है, बॉन्ड्स की। अब अगर एक डाइपोल में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो म्यू जो है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चाहे चार्ज इन पे चेंज हो जाए या इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाए, इससे डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ दिस पीरियडिक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग डाइपोल मोमेंट। और अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्जेस मूव हो रहे हैं तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये इक्विलिब्रियम, फिर स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस, इक्विलिब्रियम, स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेस। इसे हम कह सकते हैं स्टेशनरी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग डाइपोल मोमेंट। क्लियर? अब अगर हम होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे होमो होमो लिखूंगा मैं, जैसे HH है या Cl है या ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इन सब को छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़रूर चेंज होगा, चाहे उनमें पहले डायपोल मोमेंट हो या ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड में डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में एक बॉन्ड लंबा हो गया दूसरा छोटा तो इसमें भी डायपोल मोमेंट आ जाएगा, यानी डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। क्लियर? तो जिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट है वो तो ओके है, उनमें तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जिनमें पॉली एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, यानी डायटॉमिक को छोड़ के, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जो बाकी सब मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स में जब भी वाइब्रेशन होगी तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट चेंज होगा। अगर डायपोल मोमेंट चेंज हो गया तो वहाँ पे स्टेशनरी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें कोई वेवलेंथ होगा, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होगी।
अब जो भी मॉलिक्यूल में ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल की अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू इंटरनल। यानी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं न्यू इंटरनल। अब अगर इस मॉलिक्यूल पे ऐसी रेडिएशन डाल दी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब ये जब रेडिएशन डालेंगे, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर जाए तो वहाँ पे या तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर इमिशन। कैसे होगा? मान लीजिए हमने एक रेडिएशन डाल दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर जब हो जाएंगे तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी, यानी ये जो रेडिएशन से एनर्जी मॉलिक्यूल में जा सकती है या मॉलिक्यूल से एनर्जी रेडिएशन में जा सकती है, क्योंकि दोनों फील्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है या इको हो सकता है, या जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस, वो हो सकता है। और अगर रेजोनेंस हो गया तो मॉलिक्यूल से एनर्जी रेडिएशन में जा सकती है, यानी मॉलिक्यूल इमिट करेगा रेडिएशंस, या फिर मॉलिक्यूल में एनर्जी जा सकती है रेडिएशन से, यानी रेडिएशन टू मॉलिक्यूल एनर्जी जा सकती है। अगर रेडिएशन से मॉलिक्यूल में एनर्जी गई तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये मेरी अपनी एनर्जी है कि रेडिएशन की एनर्जी है। और अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जाएगा। यानी पहले वो स्लो वाइब्रेट कर रहा था, उसके पास कम एनर्जी थी, अब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो फास्ट वाइब्रेट करेगा। अब ये जो एनर्जी है जो वाइब्रेशन से मैच करती है, वाइब्रेशनल एनर्जी से मैच करती है, ऐसी एनर्जी सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस में पाई जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशन के रीजन में ऐसी इतनी एनर्जी है कि वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी से मैच कर जाए, लेकिन सारी की सारी मैच नहीं करती। कोई एनर्जी में कोई रेडिएशन मैच करती है। मान लीजिए IR में अगर 1000 रेडिएशन, 1000 टाइप की वेवलेंथ है, कोई ना कोई वेवलेंथ इस मॉलिक्यूल के साथ में, इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होगा तो मॉलिक्यूल एक्साइट होगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर वाइब्रेशनल लेवल। इसीलिए हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल चेंजेस आती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन से ही आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस की अगर बात की जाए तो इसमें 3 तरह के रीजन्स हैं। एक है नियर IR, दूसरा है मिड IR, तीसरा है फार IR। अब नियर IR जो रहता है, इसका वेव नंबर 4000 से लेके 12500 पर सेंटीमीटर तक रहता है, जबकि मिड IR का जो वेव नंबर है वो रहता है 650 to 4000 पर सेंटीमीटर, जबकि फार IR जो है वो 650 से लेके 50 पर सेंटीमीटर वेव नंबर तक रहता है, ठीक है। तो ये वेव नंबर है इन रेडिएशंस का। अब अगर बात की जाए वेवलेंथ की, तो नियर का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम रहता है, 0.8 to 2.5 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स, और मिड का रहता है 2.5 to 50 माइक्रॉन्स या 50 माइक्रोमीटर्स, ये इसकी वेवलेंथ है। और जो फार IR रहती है उनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा रहती है और एनर्जी बहुत ही कम, और वो रहता है 50 to 1000 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स। कुछ बुक्स में अप टू 200 माइक्रॉन दिखाया गया है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं हम वही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि जो इन तीनों रेडिएशंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेडिएशन वो है मिड IR रेडिएशंस, क्योंकि इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना एक IR रीजन रहता है जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इससे हमें पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से ये वाला जो फार IR, इसे हम करते हैं यूज़ फॉर द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फॉर द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और
इनको हम नियर IR को हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल चेक करना हो या ऑक्सीमीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। अब फाइनली हमें ये समझ में आया कि जब भी हम एक मॉलिक्यूल के ऊपर IR डालते हैं तो उन IR में से कोई रेडिएशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के साथ मैच करता है और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। उससे मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरी वाइब्रेशन लेवल में चला जाता है, यानी लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में चला जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वाइब्रेशनल एनर्जी हमेशा रोटेशनल एनर्जी से ज़्यादा रहती है, और इसका मतलब ये हुआ कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स रहते हैं। इसीलिए जब भी हम गैस फेज, स्पेशली गैस फेज मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो गैस फेज मॉलिक्यूल्स में जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन के साथ साथ में वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में रोटेशंस भी हो जाती है। इसीलिए हम वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल चेंजेस नहीं आते, बल्कि वाइब्रेशनल चेंजेस के साथ साथ रोटेशनल चेंजेस भी आते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।